नमस्कार, मैं हूं नकमा। आप देख रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आई कि आज दो वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। हालांकि ये सीमित और इमरजेंसी मंजूरी है, यानी कि सिर्फ सरकार अभी इसका वितरण कर सकती है। डीसीजीआई ने देश में कोरोना से बचाव के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की इमरजेंसी और सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसके साथ ही देश में प्राथमिकता के आधार पर लोगों को वैक्सीन देने का रास्ता अब साफ हो गया है। डीसीजीआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही सुरक्षित हैं। हालांकि दोनों वैक्सीन का ट्रायल भी चलता रहेगा। आफ्टर adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया है और ये पूरी तरह से देसी वैक्सीन है, देश में ही पूरी तरह से विकसित हुआ है। कोविशील्ड को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर तैयार किया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के ही दो डोज होंगे। इसके साथ ही कैडिला की वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को भी मंजूरी दे दी गई है। डीसीजीआई ने कहा है कि कैडिला की वैक्सीन भी सुरक्षित है और इसके 3 डोज होंगे। लेकिन अब पूरी वैक्सीन की प्रक्रिया पर भी राजनीति शुरू हो गई है। खास तौर पर भारत बायोटेक पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। एक ट्वीट शशि थरूर की तरफ से आया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है। आपको ट्वीट दिखाते हैं शशि थरूर का, जो उन्होंने ट्वीट किया है। कोवैक्सीन ने अभी फेज 3 का ट्रायल नहीं पार किया है और ऐसे में जल्दबाजी में दी गई मंजूरी घातक साबित हो सकती है। शशि थरूर के मुताबिक जब तक ट्रायल पूरा ना हो जाए इसके इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए। ट्रायल पूरा होने तक भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के जरिए वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा सकता है। सुरक्षा के सवाल के अलावा वैक्सीन सियासी पार्टियों के रंगों में भी रंग रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यह कहा कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे अखिलेश यादव, यानी कि पार्टियों का रंग अब वैक्सीन पर चढ़ रहा है। वायरस, वैक्सीन और सियासत पर करेंगे बात हम लोग। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं बलबीर सिंह सिद्धू, जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बलबीर सिंह सिद्धू, और धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये एक बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है जिसका इंतजार किया जा रहा था। वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है डीसीजीआई से भी। तो पंजाब किस तरह से तैयार है? कैसे वैक्सीन किनको पहले मिलेगी? दूर दराज इलाकों में कैसे पहुंचेगी? उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक ढांचा बनना है, उस पर तमाम ड्राई रन भी हुए हैं बलबीर सिंह जी। तो पंजाब की तैयारी के बारे में बताएं हमें। ऐसे है कि आपने इससे पहले मॉक ड्रिल किया है और ड्राई रन भी हमने जगह पे किया है। फर्स्ट नवांशहर डिस्ट्रिक्ट, सेकंड लुधियाना और थर्ड पटियाला में। और बकायदा हमारा जितने उपाय हैं वो सारे प्रिपेयर्ड है इसके लिए। बकायदा हम उनको ट्रेनिंग दे रखी है। दूसरा, जो कोल्ड चेन भी हमारी तैयार है। सबसे पहले जो हम वैक्सीन लगानी है वो जो हमारे हेल्थ के कर्मचारी हैं, जो फ्रंट लाइन पे आके काम कर रहे हैं, लगाई जाएगी। और उसके बाद कैटेगरी वाइज जो जैसे कोई कोमोबिडिटी है, जहाँ बीमारी वाले लोग हैं, जहाँ सीनियर एज में ज्यादा सिक है, उनको लगाई जाएगी। बाकी उसके बाद आस्ता आस्ता सारे पंजाब को कवर किया जाएगा। जी, और इसके अलावा जो कोविन ऐप है वो
डाउनलोड होगा वो उस पे रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद जिस तरह से इलेक्शन के लिए बूथ की जैसी तैयारी होती है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट भी किया कि उस पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी इसके लिए की जा रही है। जो सुरक्षा को लेकर सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं, जैसे कांग्रेस के ही नेताओं ने सवाल उठाए हैं, क्या इस तरह की चिंता है कि 2 वैक्सीन की मंजूरी मिली है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो पंजाब सरकार का क्या मानना है? ऐसे है मैडम, कोई डॉक्टर है या साइंटिस्ट है उसको विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन पहले भी जितनी मेडिसिन ऑलरेडी हिंदुस्तान में यूज हो रही है वो भी डीजे से अप्रूव होकर होती है, लेकिन बकायदा जेकर उस पर कोई फॉल्ट होता या कोई ऐसे होता तो शायद उसको दोबारा ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि बहुत सारे लोग अब सिक है, उनको एक मेडिसिन चाहिए, जेकर वो मेडिसिन ठीक है, साइंटिस्ट उसको अप्रूव करते हैं तो मैं तो कहता हूँ वो लगानी चाहिए, और जेकर फिर भी उसमें कोई उसका ट्रायल एक्स्ट्रा चलना चाहिए साथ साथ। और दूसरी बात, हमने तो 1000 आदमी को कहता ट्रेन कर रखा है, अब एक दिन में 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं, इतनी हमारी तैयारी है। तो कहता हमने उसमें जो कोल्ड चेन है उसके लिए भी हमने 7 to 9 जो पॉइंट ऑलरेडी चूज कर रखे हैं जहां पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो पूरा की प्रक्रिया है वो कब तक शुरू हो सकती है, जिस तरह की तैयारी के बारे में आप बता रहे हैं? और दूसरे की मैंने ये सवाल ये है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने आज ट्वीट किया, जयराम रमेश हैं, शशि थरूर हैं, कि जो कोवैक्सीन है जो पूरी तरह से देश में डेवलप हुई है, देसी वैक्सीन है, उसके 3rd ट्रायल को भी अभी देखना चाहिए था, उसके बाद मंजूरी देनी चाहिए, तो सुरक्षित नहीं है। जो कोविशील्ड है वो दिया जाए पहले। तो क्या ये राज्यों के ऊपर है, पंजाब सरकार ये तय करेगी कि आप कोविशील्ड देंगे लोगों को कि कोवैक्सीन देंगे लोगों को, या दोनों का इस्तेमाल अभी किया जाएगा? ऐसे है मैडम, जो डीजीएससी ने अप्रूव किया है, कोवैक्सीन किया है या कोविशील्ड किया है, और बकायदा उसमें हमारे पास भी एक्सपर्ट टीम है पंजाब के लिए बड़े हुए डॉक्टर जो तलवार है, जो पीजे के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, वो उसको हेड करते हैं। वो बकायदा डिस्कस करने के बाद ही हम लगाएंगे। जेकर 3rd ट्रायल की जरूरत है तो सेंटर को इसको करा लेना चाहिए, उसके बाद उनको बकायदा डिस्पैच करना चाहिए जेकर उसकी जरूरत है। जेकर वो अप्रूव्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हमारे पास तो तैयारी है, बकायदा कोल्ड चेन बढ़ चुकी है हमारी। जी, तो आप लोगों के यहाँ पे पंजाब सरकार को तो इस तरह की कोई चिंता नहीं है ना बलबीर सिंह सिद्धू जी? जैसे कि अखिलेश यादव का सुनने में आया, उनका बयान सामने है कि मुझे तो भरोसा नहीं है बीजेपी की वैक्सीन पर। आप क्या कहेंगे इस तरह की सियासत पे? तो ऐसे पॉलिटिकल तौर पे कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ जो आदमी देश को चलाता है उसको राजतंत्र होना चाहिए। बकायदा जो डॉक्टर है या साइंटिस्ट है वो किसी के अपने परिवार के नहीं होते, वो बकायदा सोसाइटी से होते हैं, और लोगों का जो ट्रस्ट परमात्मा के बाद तो डॉक्टर में होता है। ये अगर डॉक्टर गलत काम करता तो लोगों को तकलीफ होती है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। चारू साहब ने शायद ऐसा बोला होगा, शायद उसके जो उसका बयान है उसको तोड़ पेश किया गया होगा। जो ड्राई रन हुआ राज्यों में, ड्राई रन का किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा रहा ड्राई रन के दौरान? हमारा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जो गाइडलाइन सेक्टर से जारी की गई है उसको फॉलो किया है। और खास करके जो ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करने वाला जो सेंटर का पोर्टल है उसको अप्लाई करेंगे, और उसी के हिसाब से हम आगे उसको लेके जाएंगे। लोगों में बहुत एक व्हाट्सएप के जरिए भी और कई तरह के सवाल और कई तरह की गलत फहमियां भी रही हैं, तो लोगों में विश्वास जगाने के लिए भी सरकार क्या कदम उठा रही है कि वैक्सीन से खौफ ना हो? वैक्सीन के बारे में बहुत तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, बहुत तरह की गलत जानकारियां भी फैलाई जा रही हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। शायद आपको ना मालूम हो, जब हमारा शुरू में ये कोविड का बहुत ज्यादा पीक पे था, तो कुछ लोगों ने जब हम ड्राइव चला रहे थे, अवेयरनेस ड्राइव चला रहे थे, तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे र्यूमर बता दिया था कि ये सब गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, ये बीमारी नहीं है। लेकिन उसको फिर प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी उसमें हेल्प की, तो लोगों को जो समझाया गया कि जो लोग सोशल मीडिया पे ऐसे र्यूमर फैला रहे हैं वो गलत है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बकायदा सरकार के पास जो फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर आज की डेट में जो पंजाब है बहुत ही बेहतर पोजीशन में है,
जैसे आज ही हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 263 लोग है और 210 है, और जो रिकवरी हुई है वो 263 की हुई है। जी जी, धन्यवाद आपका बलबीर सिंह सिद्धू हमसे बात करने के लिए। तो तैयार है आपका राज्य और आप कह रहे हैं कि इसमें सियासत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत जो है वो शुरू हो गई है। हम बहुत सारे ट्वीट्स देख रहे हैं इसको लेकर, जैसे कांग्रेस की तरफ से ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कोवैक्सीन को लेकर कि क्या ये सुरक्षित है या नहीं, या सिर्फ कोविशील्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। इस समय पे हमारे साथ बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको पहले हम बाकी मेहमानों से मिलवा दें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शांतनु गुप्ता हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर अनंत भान हैं शोधकर्ता, डॉक्टर अनीता रमेश हैं विशेषज्ञ क्लिनिकल ट्रायल। तो पहले हम इसकी थोड़ी सियासत पे बात कर लें, उसके बाद डॉक्टर अनंत भान और डॉक्टर अनीता मैं आपसे इसको समझना चाहूंगी। लेकिन चूंकि वैक्सीन को भी पार्टियों के रंग में रंगा जा रहा है, बीजेपी की वैक्सीन, अखिलेश यादव ने कहा और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन लेंगे और फ्री में वैक्सीन मिलेगी। चुनाव के दौरान हमने देखा था फ्री वैक्सीन के वादे भी, पर क्या इसका मतलब है कि बीजेपी की वैक्सीन पर हमें भरोसा नहीं? अनुराग भदौरिया जी, देखिए एक्चुअली बीजेपी की वैक्सीन का मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, आपने देखा होगा जब यहाँ पे कोरोना काल चल रहा था तो पीपी किट में घोटाला हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला हुआ, हॉस्पिटल्स की हालत क्या थी आपको इससे किसी से छुपी हुई नहीं है कि हॉस्पिटल में बारिश हो रही थी और वहां पे जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, ना वहाँ एम्बुलेंस था, ना वहाँ पे मरीज खड़ा माहौल था। तो भारतीय जनता भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार में, क्योंकि वैक्सीन पे देखो, वैक्सीन पे भरोसा हमें है, सभी को है, क्योंकि हमने ये भी बोला कि हमारी बांटेंगे, फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, इसके मतलब वैक्सीन पे भरोसा है तभी तो वैक्सीन फ्री में लगाएंगे। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, इस तरह की बात करेंगे, अगर भ्रष्टाचार है, अनुराग भदौरिया एक मिनट, अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार जिस चीज में उस पर सवाल उठाएं और सही बातें कहें। अगर आप इस तरह से हल्की बातें करेंगे, हल्के बयान है इस तरह के कि हमें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, क्या वैक्सीन बीजेपी की है? वैक्सीन को डेवलप करने में दुनिया भर के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बात आप जब बोलते हैं तो जो भ्रम फैला होता है या जो लोगों के मन में सवाल और शंका है, आप सोचिए कि इसका असर क्या होता है लोगों पर। अरे बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर सिस्टम में भ्रष्टाचार है। अगर भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये शब्द बोलने की जरूरत क्या पड़ती? मैं आपसे कह रहा हूं ना, पीपी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, आप जवाब देंगे शांतनु गुप्ता इसका कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है कि वैक्सीन के ऊपर भी भरोसा नहीं रहता। लेकिन कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि वैक्सीन को लेकर भी अब अगर आप सरकार से इसके समर्थक नहीं है तो वैक्सीन पर सवाल है, सरकार के समर्थक हैं तो आप बिल्कुल किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये मेरी बात पूरी नहीं हुई। नहीं, आपकी बात का जवाब मैं चाह रही हूँ कि चूंकि भ्रष्टाचार है इतना, इसलिए आप सवाल इस पर उठा रहे हैं। आप उसके बाद बात पूरी करेंगे। शांतनु, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, और भारतीय अनुराग जी जवाब देने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। देखिए, अखिलेश यादव जाने जाते हैं अवैज्ञानिक स्टेटमेंट देने के लिए। उनका कंपटीशन अगर है तो केवल राहुल गांधी से हो सकता है। उन्होंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पकौड़े बनाओ जिससे सरसों का तेल बिकेगा, जिससे अदानी को फायदा होगा। इस तरह के तर्क उनके मुझसे सुने। देखिए, इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है एक पार्टी के प्रेसिडेंट का, और जो सीएम रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हमें हेल्थ वर्कर्स को इम्यूनेट करना एक डाउट पैदा करता है, एक शंका पैदा करता है। ये वैक्सीन जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, कोविड शील्ड है और कोवैक्सीन है। कोविड शील्ड भारत में पुणे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, उसकी रिसर्च ऑक्सफोर्ड में हुई है, और जो दूसरी वैक्सीन है वो भारत बायोटेक ने करी है। क्या ये बीजेपी की कंपनियां हैं? एक के फाउंडर हैं अदर पूनावाला, एक के फाउंडर हैं डॉक्टर कृष्णा अल्लाह। क्या ये बीजेपी के लोग हैं? जहां आपने कहा फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल की जो कोविड शील्ड है उसमें तीनों तरह के ट्रायल हो चुके हैं। भारत बायोटेक में भी फेज 1, फेज 2 ट्रायल हो चुके हैं। फेज 3 के भी 25,000 वॉलंटियर्स में से 23,000 वॉलंटियर वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसका फाइनल जो डेटा है सेफ्टी का, इम्यून एफिशिएंसी का, वो डेटा आना बाकी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जो कोवैक्सीन है वो बैकअप की तरह है। अगर एकदम से रैपिड केस बढ़ते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पहली जो हमारी जो शक्ति रहेगी वो कोविड शील्ड रहेगी, और तब तक इसका जो थर्ड फेज का डेटा है वो भी आ जाएगा। बिल्कुल साइंटिफिकली प्रेजेंट करा है। बहुत हर्ष की बात है कि भारत में पूरा देश एक साल से इससे जूझ रहा है, अब वैक्सीन आ गई है। इसमें राजनीति करना है, बीजेपी की वैक्सीन है, कितना अवैज्ञानिक और कितना बेहुदा तर्क है और कितना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। जनता में बिल्कुल गलत मैसेज जाएगा। मेरे ख्याल से उनको स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए और माफी मांगना।
अखिलेश यादव क्या इस स्टेटमेंट को वापस लेके माफी मांगते हैं? अनुराग भदौरिया। देखिए, मुझे लगता है कि देखो, शांतनु जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, तो अपनी बात तो भारतीय जनता पार्टी कहेंगे, वो ये नहीं कह पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। अरे भ्रष्टाचार पे मोर्चा ये नहीं कह पाएंगे कि उनके है, बोलते हैं कि पूरे देश में। लेकिन अनुराग भदौरिया, अगर आप पॉइंट पे बात करें, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकती है, पर बात वैक्सीन की हो रही है और एक अहम स्वास्थ्य का सवाल है इस समय। तो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम ही तो उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में नहीं, एक पूना में बनी है, एक हैदराबाद में बनी है ना। चिंता इस बात की है नहीं, यहाँ पे वैज्ञानिकों पे सवाल नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी दिक्कत कभी वैज्ञानिकों के कंधे पे जाके बैठ जाएगी, कभी आर्मी के कंधे पे जाके बैठ जाएगी। हमने तो वैज्ञानिकों की हमने तो नाम ही नहीं लिया, हमने तो उनके लिए कुछ बोला ही नहीं। हमने तो बोला कि हम अगर आएंगे तो यही वैक्सीन हम फ्री में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को लगाएंगे, क्योंकि हम पे लोगों को यकीन है। देखिए, वैक्सीन फ्री में लगाएंगे, वैक्सीन अभी भी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको फ्री में देने की बात है। वैक्सीन फ्री जो है वो भी एक चुनावी वादा होकर रह रहा है और हर सरकार या हर पॉलिटिकल पार्टी इसको इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय और उसके बाद हम चर्चा करेंगे गंभीर मुद्दे पर भी कि इस वैक्सीन को लेकर किस तरह के सवाल हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या समस्याएं आ सकती हैं या किस तरह ये लोगों तक, आप तमाम लोगों तक पहुंचेगी। हमारे साथ डॉक्टर अनीता और डॉक्टर अनंत जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं हम लोग में। आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं वैक्सीन पर। 2 वैक्सीन को अब सीमित इमरजेंसी मंजूरी मिल गई है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम मेहमान। डॉक्टर अनंत और डॉक्टर अनीता भी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले डॉक्टर अनीता, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं कि इसको एक सीमित और इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी अभी मिली है, तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब इसको लोग क्या समझें कि अभी सिर्फ सरकार के जरिए ही ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी? यस, आपने ठीक बताया है। अभी इमरजेंसी कंडीशन चल रहा है कोरोना वायरस के लिए। सो इसी समय हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम लोग इमरजेंसी यूज में इसको रिलीज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि फेज 3 ट्रायल चलते रहेगा, वो बंद नहीं होगा। साथ साथ अभी इस इमरजेंसी कंडीशन में ये वैक्सीन आप आदमी को भी दे सकते हैं, वही है। एंड इट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज विथ वेरी मच कॉशन करके देना है, कुछ आदमी को देना है टिल द फेज 3 रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएगा। उसका नाम बोलता है रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज। हमको कोविशील्ड को भी मिला है प्लस कोवैक्सीन को भी मिला है। कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल्स रिलीज नहीं हुआ, बट वो लोग फेज 3 का डेटा प्रेजेंट किया है, उसमें लगभग 90% ऑफ द ट्रायल हो चुके हैं। You have to recruit 25,000, 22,000 के आसपास वो लोग ऑलरेडी रिक्रूट कर चुके हैं। क्लियर में रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वेरी हाई इम्यूनिटी, और दिखाई दे रहा है कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो उसी हिसाब से इमरजेंसी में कोवैक्सीन को दिया है। ऐसा नहीं है कि कोवैक्सीन खराब है, रिजल्ट्स बढ़िया है। और ये हम लोग को क्या दोनों के रिजल्ट्स की एफिशिएंसी बराबर दिख रही है? डॉक्टर अनीता, रमेश? या आप देखिए, कोविशील्ड का वैक्सीनेशन का एफिशिएंसी 70.5%, बट कोवैक्सीन फेज 1 फेज 2 में बढ़िया रिस्पांस किया है। एंड फेज 3 डेटा चल रहा है, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ, उसका भी वेरी बिग इम्यून रिस्पांस। सो बराबर लग रहा है टिल द लास्ट रिजल्ट्स। इसी हिसाब से पूरा पैनल, इस पैनल में 10 के ऊपर आदमी थे जो लोग ऑल different big positions in India, सब बैठ करके हम लोग, I am doing trial for last 15 to 20 years in India, so I know the system is very good in India, that is the drug controller, and nothing goes past this just like that, because हमारा इंडियन आदमी के लिए सेफ्टी बहुत बढ़िया है। सो आज हमारे लिए बहुत प्राउड है कि वो वैक्सीन अप्रूव दिया है, आपको इमरजेंसी यूज करिए, विद इन 1 or 2 months थर्ड फेज का रिपोर्ट आ जाएगा, तब तो सही ढंग से चलते रहेगा। जी, पर बहुत सारे जो सवाल और डाउट्स हैं डॉक्टर अनंत भान जो लोग उठा रहे हैं, और ये पॉलिटिकल हैं बहुत हद तक, पर अगर हम पॉलिटिकल तो ये होंगे ही होंगे, ऑब्जेक्टिवली भी देखें तो जैसे प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट किया कि ये वैक्सीन जो है, खास करके कोवैक्सीन, इसका तीसरे फेज का ट्रायल अभी नहीं हुआ है और ज्यादा दिन तक टेस्टिंग नहीं हुई है। फिर भी ड्रग कंट्रोलर कहते हैं कि 110% सेफ है। तो ऐसे में क्या लोगों को ये वैक्सीन पहले देना ठीक होगा? ये जो तमाम सवाल बने हुए हैं अभी, या सुरक्षा पर जो सवाल हैं, इनको किस तरह लोगों के मन से इसको दूर किया जाए?
धन्यवाद नगमा जी। जैसे कि आपने कहा, कई सवाल उठे हैं। देखिए, हम सब जो इंडियन ड्रग इंडस्ट्री है, जेनरिक्स इंडस्ट्री है, वैक्सीन इंडस्ट्री है, उसमें बहुत प्राइड फील करते हैं, क्योंकि भारत देश में ही नहीं, बाकी कई देशों में भी हमारे जेनरिक ड्रग्स और हमारे वैक्सीन सप्लाई होते हैं और कई लोगों की जानें बचाई गई हैं। लेकिन अगर हम कोविड-19 की स्पेसिफिकली बात करें तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ट्रायल्स भी बहुत जल्दी जल्दी हुए हैं, लेकिन जो बेसिक साइंटिफिक क्राइटेरिया होता है अप्रूवल का रेगुलेटरी लाइसेंचर के लिए, उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोवैक्सीन का जो फेज 3 स्टडी है, जो एफिकेसी के लिए ज्यादातर यूज होता है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उनका रिक्रूटमेंट करीब करीब ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, लेकिन चाहे इंटरिम एफिकेसी डेटा सेट हो या फुल एफिकेसी डेटा सेट, ये एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो आशा यह है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को इसका डेटा दिखाया गया है, बट जो डाउट्स उठ रहे हैं अभी कि भाई फेज 3 खत्म नहीं हुआ है, कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो किस बेसिस पे डिसीजन लिया है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। तो आशा ये होती, जैसे कि यूएस में हुआ, जब उनका रेगुलेटरी डिसीजंस हुए थे तो वो पूरी मीटिंग ही लाइव कास्ट की गई। यूके एमएचआरए ने जब डिसीजन लिया तो उनका जो डिसीजन था उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही डिटेल्ड बेसिस पे उसको एक्सप्लेन किया गया, उसके सवाल के जवाब जो जर्नलिस्ट ने पूछे उनके जवाब दिए गए और फिर नोट्स इशू किए गए। तो अभी तक जो कई सवाल हैं उनके जवाब नहीं मिल पाए। अब जो आप लैंग्वेज तो देखते हैं, उसमें मुख्य सवाल क्या क्या है डॉक्टर अनंत? जैसे आज भी डीसीजीआई ने सवाल नहीं लिए, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाद में आईसीएमआर के जो भारत भार्गव हैं, उन्होंने भले ही कुछ बातें की हैं, लेकिन जब डीसीजीआई से जो सवाल होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए। तो जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात आप यहां पर कर रहे हैं, उसमें मुख्य किन सवालों का जवाब अभी देना चाहिए था? देखिए, मेन ये है कि डेटा क्या है, किस डेटा के बेसिस पे और किस रैशनल पे आपने ये डिसीजन लिया है। अगर फेज 3 नहीं हुआ है तो कौन सी एफिकेसी डेटा को आपने देखा है। सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी डेटा तो पहले भी उपलब्ध था, उसके बारे में थोड़ा डेटा पब्लिक डोमेन में भी रिलीज किया गया, बट एफिकेसी डेटा रिलीज नहीं किया गया कोवैक्सीन के बारे में। कोविशील्ड के बारे में भी अगर हम देखें तो यूके एमएचआरए का अप्रूवल है और इंडिया में ब्रिजिंग स्टडी हो रही है, बट ब्रिजिंग स्टडी से कौन सा डेटा सबमिट किया गया, उस डेटा क्या कहता है, वो भी पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लैंग्वेज यूज की गई है कि रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज है, क्लिनिकल ट्रायल मोड में होगा, उसका मतलब क्या है? आप कंसेंट लेंगे, आप एक इंक्लूजन क्राइटेरिया रखेंगे, मतलब सब नहीं ले सकते, सिर्फ जो इंक्लूजन क्राइटेरिया में इंक्लूडेड है, क्लिनिकल ट्रायल है, उन्हीं को मिलेगा। आप किस टाइप की ओवरसाइट रखेंगे? ये एक फेज 3 स्टडी का एक्सपैंडेड मोड है कि मास यूसेज इसको अलाउ किया जाएगा। आप उसके जो एडवर्स इवेंट्स हैं उसको कैसे ट्रैक करेंगे? आप अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन लेंगे रेगुलेटरी लाइसेंसर का, क्योंकि ये इंटरिम डिसीजन है, तो वो किस बेसिस पे लेंगे? ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो थोड़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी। हम सब आशा करते हैं कि ये वैक्सीन काम करेंगे और कोविड-19 के रिस्पांस में कंट्रीब्यूट करेंगे, बट साथ साथ में थोड़ा वैक्सीन में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने की जरूरत है साइंटिफिक बेसिस में। इसके पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, बट एज ए साइंटिस्ट और रिसर्चर मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट है कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो साउंड डेटा पे बेस हो और इसको पब्लिक डोमेन में डाला जाए ताकि सब इसको देख सकें। जी, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्या मेजर लेने चाहिए? बहुत छोटे से मैं जवाब चाहूंगी, लेकिन इसके पहले मैं डॉक्टर अनीता आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक आईसीएमआर की तरफ से इस तरह की बात आई सामने कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो शायद यूके के जो म्यूटेंट वायरस वेरिएंट जो है उससे बेहतर डील कर सकती है एस्ट्राजेनेका के मुकाबले में। इस पर कोई स्पष्टीकरण या और आप बता सकेंगी? यस, आपने ये ठीक बताया कि म्यूटेंट स्ट्रेन जो अभी नया आया है यूके, नॉट ओनली यूके, काफी और कंट्रीज में आ चुके हैं, जर्मनी वहीं पे। सो इस आज भी प्रेजेंट किया था एंड स्पेशल कमिटी में भी वो लोग प्रेजेंट किया है। जो कोवैक्सीन जो इनएक्टिवेटेड वायरस से हो रहा है, ये म्यूटेंट स्ट्रेन टैकल कर सकते हैं। इसमें काफी तरह का एंटीबॉडीज डेवलप होता है एनी म्यूटेंट वायरस टैकल करने के लिए। ये डेटा भी आज प्रेजेंट किया है और इसी हिसाब ये भी और एक्स्ट्रा एडेड पॉइंट था व्हाई कोवैक्सीन गॉट अप्रूवल, रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल। जी जी, शांतनु गुप्ता, अभी डॉक्टर अनंत भान जो सवाल उठा रहे थे, आपके मैं टिप्पणी चाहूंगी एक विश्लेषक और के तौर पे कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी की कमी है और इसलिए कॉन्फिडेंस भी कम है लोगों में। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ उन्होंने बताया भी कि किस तरह से डीजीसीए ने पिछले कई दशकों में बहुत मेटिकुलसली काम करा है
और जहां तक जो वैक्सीन की बात है, कोविशील्ड के तो तीनों फेज के ट्रायल हैं, डेटा भी है, और ऐसा बताया भी गया है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उसको कोवैक्सीन का डेटा भी दिया गया, पब्लिकली आउट नहीं हुआ है क्योंकि 26,000 वॉलंटियर्स में से 22,500 का वैक्सीनेट कर दिया गया है। और आई थिंक इस बात को मैं दोबारा कहूंगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा दोबारा, जिससे कंफ्यूजन ना आए, और बहुत अच्छा आप टेक्निकल डिस्कशन कर रही हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि कोवैक्सीन को तब तक बैकअप वैक्सीन की तरह रखा जाएगा अगर एकदम से बहुत सारे केस बढ़ जाते हैं तब। बिल्कुल, हमने सुना ये कम से कम, और इसकी अभी हमारे पास कोविशील्ड की कम से कम 5 करोड़ हमारे पास वॉइल्स हैं, हमारे पास 5 करोड़ वैक्सीनेशन है। तो पहला जो हमारा 1 करोड़ 2 करोड़ का टारगेट है, जो सबसे पहला है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, और ये भी साफ कर दिया गया है, तब तक इसका अनुराग भदौरिया, आखिरी कमेंट आपसे, ये भी वैसे साफ कर दिया गया है कि ये स्वैच्छिक है, कोई जबरदस्ती है नहीं, इसलिए इसके फायदे वैक्सीनेशन के लिए लोग इंतजार कर रहे थे और वैक्सीन अभी है, तो लोगों में इस पर भरोसा जगाना और इसके बारे में जो साइंटिफिक जितनी जानकारियां, ट्रांसपेरेंसी, वो सामने लाना, बजाय इसके कि इसके ऊपर सियासत हो। मुझे लगता है कि सरकार को और जो उससे जुड़े लोग हैं उनको इसके बारे में बताना चाहिए कि जो भारत बायोटेक की जो थर्ड फेज का जो नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, किस लिए नहीं हुआ है, आखिर वो कितनी कारगर होगी, नहीं होगी, इसके बारे में भी अगर थोड़ा डिटेल बताया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो हम बार बार इस बात की करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार से डर सभी को लगता है, क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। चलिए, ये जो सियासत है वो अपनी जगह पर रहेगी और आप सियासी बातें कर रहे हैं। जो बताया गया है कि फेज 3 का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल्स वैसे भी चलेंगे और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। और अब आपको ये जानकारी दे दें कि वैक्सीन की को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन वैक्सीन के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी प्रमाण पत्र अपलोड करें या फिर आधार को प्रमाणित करें, तो इसके जरिए आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद टीकाकरण के लिए तारीख और वक्त दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के जरिए होगी और पहले से रजिस्टर्ड लोगों का ही टीकाकरण होगा। स्पॉट पर जाकर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वैक्सीन के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो कोविन सिस्टम के जरिए होगा और उसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। वैक्सीन कहां दी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये तय जगहों पर दी जाएगी जिसमें स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां पर मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टर उपलब्ध होंगे, और इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा स्कूल है, कम्युनिटी हॉल है, इस तरह की जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर वैक्सीन दी जा सकती है। और स्पेशल मोबाइल टीम होगी जो सुदूर इलाके या सीमा के पास जो इलाके हैं वहां पर वैक्सीन को पहुंचा सकती है। इसके लिए 3 चिन्हित कमरे और जगह हैं, जैसे कि एक एंट्री रूम, वेटिंग रूम, टीकाकरण रूम और निगरानी की जगह जो है वो होगी। कौन आपको देंगे वैक्सीन, इनमें 5 सदस्यों की टीकाकरण टीम होगी। पहले अधिकारी रजिस्ट्रेशन को चेक करेंगे, दूसरे अधिकारी प्रमाणीकरण करेंगे इसका, तीसरे अधिकारी वैक्सीन देंगे, चौथे और 5वें अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करना और उसके बाद 30 मिनट की निगरानी पर नजर रखेंगे। तो इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर वीके पॉल, सदस्य नीति आयोग। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर वीके पॉल, सदस्य नीति आयोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पॉल, और बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। इसमें ऐलान किया गया कि दोनों ही वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिली है। तो सबसे पहले कि ये इमरजेंसी और जो सीमित इस्तेमाल है इसके तहत क्या होगा, किन लोगों को कैसे वैक्सीन पहुंचेगी? देखिए, इमरजेंसी ऑथराइजेशन जो मिला है हमारे 2 वैक्सीन को मिला है, बहुत बड़ी बात है। और अब जो पूरी तैयारी हमने इस उपलक्ष्य में करी हुई है उसके अंतर्गत इसको लागू किया जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि प्रायोरिटी ग्रुप पर हैं, जो प्राथमिकता दी गई है जिनको, वहाँ से शुरुआत होगी। और उस प्राथमिकता का प्रिंसिपल वो है कि जिन व्यक्तियों को
एडवर्स आउटकम है कोविड बीमारी के होने के ऊपर, जान का खतरा ज़्यादा है, उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। वो हमारे 26 करोड़ व्यक्ति वो हैं जो इनकी उम्र 50 साल से उम्र है ऊपर है, और इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको लिया गया है क्योंकि वो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है और उन्होंने अपने को भी ठीक रखना है और पेंडेमिक को भी कंट्रोल में लाने के लिए हम सबको बचाना है। तो ये जो प्राथमिकता दिए गए ग्रुप्स हैं, इनसे शुरुआत की जाएगी और आगे जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी और पाइपलाइन में और भी वैक्सीन है, तो धीरे धीरे ये सर्कल जो है पॉपुलेशन का बढ़ता जाएगा और पूर्ण रूप से जितने तक भी जरूरत है वैक्सीन लगाने की वो देश में संभव हो सके। वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल या कई तरह की गलत फहमियां भी लोगों के मन में अभी भी हैं, तो उस भ्रम को हटाने के लिए, उसकी सुरक्षा को लेकर हमने देखा था कि मुंबई में कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो विथड्रॉ करने लगे थे। तो इस तरह का जो डर लोगों में बना हुआ है या कहें कि पॉलिटिकली जो बयान आ रहे हैं, उसको हटाने के लिए, क्या भरोसा जगाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की बात भी कुछ करते हैं जानकार भी, रिसर्चर्स भी, कि और इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसके लिए क्या जरूरी है डॉक्टर पॉल? उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले कि हमें ये फेथ रखनी चाहिए अपनी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। हमें फेथ रखनी चाहिए कि जो हमारे वैज्ञानिक, हमारी इंडस्ट्री और हमारा जो रेगुलेटर जो इसको प्रस्तुत करते हैं इन सब के बाद में, उसमें हमें कोताही, डाउट नहीं क्रिएट करना चाहिए। हमारे रेगुलेटर की क्षमता और रेगुलेटर की जो इज्जत है दुनिया भर में धाक है। हमारे वैक्सीन 60% जो वैक्सीन है उससे भी ज़्यादा जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में लगते हैं वो भारत के बने हुए वैक्सीन हैं, इन्हीं सिस्टम्स के थ्रू जाती है। तो जब ये सिस्टम हमें कहता है कि ये वैक्सीन जो है इसके बेनिफिट है, ये सेफ है, ये इम्यूनोजेनिसिटी पैदा करता है, तो हमें मान के चलना चाहिए। हाँ, इसके लिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत है, साइंटिफिक डेटा शेयर करने की ज़रूरत है, वो सामने है और भी लाई जा सकती है, वो डायलॉग हो सकता है, उसके बारे में हर एक जन को हक है कि वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके जी। लेकिन जो भी बताया गया है उस आज तक और आगे जो बताया जाएगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने लाया गया है, लाया भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तो ये भी कहा जा रहा है कि 2-2 डोज चाहिए, लेकिन दोनों डोज के बीच में कितने दिनों का अंतर होगा? ICMR की तरफ से शायद ये 28 दिन की बात कही गई है, लेकिन 8 वीक्स की बात भी सामने आई है। तो कितने गैप, कितने दिनों के फासले पर ये 2 डोजेस लिए जाएंगे? जब इसका प्रोटोकॉल बताया जाएगा, लाइसेंसर के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी DCGI की तरफ से सामने लाई जाएगी और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी और उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये ब्रॉडली लेके चल रहे हैं कि ये 4 वीक्स अपार्ट हमारे 2 डोज लगेगी, एक आज लगेगी, एक 4 से 6 हफ्ते तक, थोड़ी रेंज भी दी जाती है क्योंकि एक ही दिन निर्धारित नहीं हो जाता है। तो उसी तरह से अबाउट 4 वीक्स अपार्ट के लेके हम चलेंगे। लेकिन इसके बारे में अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप ने कोई और गाइडेंस दी है तो वो भी सामने आएगी। लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए कि जब एक डोज प्रस्तावित की जाएगी, कमेंड की जाएगी, तो वो साइंस के ऊपर आधारित है और उसी डोज को हम सब फॉलो करेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, जो लोगों को पहले दिया जा रहा है उनके लिए भी ये वॉलंटरी है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या अब जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये तमाम लोग? हाँ, ये बिल्कुल ऐच्छिक है। कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज तक भारत में जो है वो कंपल्सरी की तरह नहीं देखा गया है और ये वैक्सीन भी ऐच्छिक होगा। लेकिन हम इसमें जुड़ेंगे तो अपने आप को भी बचाएंगे, अपने आसपास वालों को, परिवार को, कम्युनिटी को बचाएंगे और देश को उभारेंगे इस मुसीबत से। क्योंकि ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगा तो जो महामारी है उसका संक्रमण, उसकी जो आगे की गति है वो धीमी होती है, रुक जाती है और वो खत्म होती है। डॉक्टर पॉल, पहले कोविशील्ड को ही रोल आउट किया जाएगा और कोवैक्सीन का, क्योंकि 3rd स्टेज का ट्रायल जो है वो अभी बाकी है। देखिए, ये जो एग्जैक्ट प्रक्रिया कैसे है करी जाएगी सरकार की तरफ, ये सामने लाई जाएगी। आज हमारे पास 2 वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हुई है
और जो भारत वैक्सीन कोवैक्सीन है उसको भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन के नाम पे, उसके बारे में क्लियर किया गया है कि उसको क्लिनिकल ट्रायल मोड में लिया जाएगा और उसका एसओपी जो आएगा उसके मुताबिक उसको आगे लेके जाएंगे। और जो सीरम का वैक्सीन है कोविशील्ड उसको उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से लेके जाएंगे। ये सारी बातें बिल्कुल साफ प्रोटोकॉल बताते हुए कही जाएंगी। इसके बारे में कोई क्लैरिटी में कोई कमी नहीं होगी एज वी अनफोल्ड दिस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पॉल हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो हम लोग में हमारे साथ आज के लिए इतना ही, एक ब्रेक ले रहे हैं।